नमस्कार, गुड मॉर्निंग। प्रखर जीएस के इस वीडियो सेशन में एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। इस वीडियो के माध्यम से हम लोग क्लास 6 से 8 तक के लिए जो TID 3 एग्जामिनेशन हुआ था उसके इकोनॉमिक्स पेपर का हम लोग डिस्कशन करेंगे। तो आइए शुरू करते हैं आज का यह वीडियो शुरू करने से पहले आपने अभी तक इस चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन भी दबा दें ताकि आपको आने वाले वीडियो का नोटिफिकेशन प्रॉपर मिल सके। शेयर करें और लाइक भी करें वीडियो को। शुरू करते हैं आज का यह वीडियो। पहला क्वेश्चन है, किस प्रदेश ने सभी घरों में छत पर वर्षा जल संचयन पर संरचना को प्रदेश में अनिवार्य कर दिया है? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी होगा, तमिलनाडु में। तमिलनाडु में वर्ष 2021 में जब जयललिता की सरकार थी, उसी सरकार ने वर्षा जल संचयन अर्थात RWH मतलब कि रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम, रेन वाटर हार्वेस्टिंग सिस्टम को लगाने के लिए ये अनिवार्य कर दिया था वर्ष 2021 में जयललिता की सरकार ने। जब वर्षा जल संचयन की बात हो रही है तो बिहार में वर्षा जल संचयन के लिए जल जीवन हरियाली योजना चलाई जाती है। बिहार में कौन योजना चलाई जाती है वर्षा जल संचयन के लिए? जल जीवन हरियाली तथा जल जीवन मिशन, जल जीवन मिशन योजना चलाई जाती है भारत सरकार के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है? तो यह कहा जाता है संवर्धन वृक्षारोपण। किसी एक व्यावसायिक रूप से मूल्यवान प्रजाति के व्यापक रोपण को कहा जाता है संवर्धन वृक्षारोपण। किसी एक प्रजाति के, इसमें क्या होता है कि किसी एक प्रजाति के वृक्ष का वृक्षारोपण व्यावसायिक स्तर पर किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत सरकार ने 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य कितना तय किया? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी, 332 मिलियन टन। भारत सरकार ने वर्ष 2023-24 के लिए अन्न उत्पादन का लक्ष्य तय किया था 332 मिलियन टन। यह 2023-24 के लिए लक्ष्य था। अब 2024-25 के लिए जो लक्ष्य निर्धारित किया गया है भारत सरकार के द्वारा, यह तय किया गया है 340.40 मिलियन टन। 340.40 मिलियन टन। मिलियन की जब बात करते हैं तो 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है। 1 मिलियन बराबर 10 लाख होता है और 1 बिलियन बराबर होता है 100 करोड़। तो 340.40 मिलियन टन अन्न उत्पादन का लक्ष्य भारत सरकार ने किया था वर्ष 2024-25 के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा विश्व स्तर पर जोड़ने में भूमिका नहीं निभाता है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, कंपनियां विश्व स्तर पर जोड़ने में भूमिका नहीं निभाती है। उपग्रह प्रसारण उपग्रह के माध्यम से विश्व स्तर पर एक दूसरे लोगों को जोड़ा जा रहा है। इंटरनेट के माध्यम से भी लोग एक दूसरे से कनेक्ट हो रहे हैं, साथ ये दोनों संचार का साधन है, लेकिन कंपनियां उस तरह से सभी लोगों को नहीं जोड़ सकती हैं। तो इसलिए कौन सा विश्व स्तर पर लोगों को जोड़ने में भूमिका नहीं निभाती है? तो कंपनियां नहीं निभाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीड पाइप के बारे में निम्नलिखित में से कौन सा कथन सत्य नहीं है? गलत कथन का चयन करना है। तो सही उत्तर हो जाएगा, उसके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम होता है। ऑप्शन नंबर बी सही होगा, अर्थात उसके पास प्रवाह का हाइड्रोलिक गुणांक कम नहीं होता है बल्कि अधिक होता है। लीड पाइप उच्च जंग प्रतिरोधी होती है, अर्थात इसमें जंग नहीं लगता है। लीड पाइप अत्यधिक लोचदार होते हैं। यह जो लीड पाइप होते हैं यह सीसा मानक धातु से इस पाइप का निर्माण होता है और 70 के दशक में प्रचलन में यह लीड पाइप जो है यह 70 के दशक में प्रचलन में आया था। बाद में पता चला कि सीसा की उपस्थिति के कारण स्वास्थ्य संबंधी समस्या हो रही है लोगों को, तो इसके बाद से इसका इस्तेमाल धीरे धीरे कम हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत में एशियन चीता विलुप्त प्रजाति घोषित हुआ है।
तो भारत में एशियन चीता जो है वो विलुप्त घोषित हुआ था 1952 ईस्वी में। 1952 ईस्वी में भारत में एशियन चीता को विलुप्त घोषित किया गया था, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ई, अर्थात इनमें से कोई नहीं। और जब चीता के विलुप्त की बात हो रही है तो भारत में जो है वह प्रोजेक्ट चीता शुरू हुआ था। चीता के संरक्षण के लिए प्रोजेक्ट चीता शुरू किया गया था भारत में। यह शुरू किया गया था वर्ष 2022 ईस्वी में। इसके अंतर्गत भारत में नामीबिया आदि से चीतों को भारत में मंगवाया गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक जल विद्युत का नुकसान है? तो जल विद्युत के नुकसान के बारे में चर्चा हो रही है। तो वे ऊर्जा का एक अस्थिर स्रोत होते हैं, सही है। वे वनों की कटाई का कारण बनते हैं। जल विद्युत वनों की कटाई का कारण नहीं बनते हैं, कारण बनते हैं और वन्य जीव को प्रभावित करते हैं। तो जल विद्युत से वन्य जीव प्रभावित नहीं होते हैं, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। वे हानिकारक उत्सर्जन का कारण बनते हैं, ये गलत है। तो ये प्रथम कृत्रिम उपग्रह का नाम क्या था? तो भारत के द्वारा जो प्रथम कृत्रिम उपग्रह बनाया गया था उसका नाम था आर्यभट्ट। आर्यभट्ट भारत के द्वारा ये प्रक्षेपित किया गया प्रथम कृत्रिम उपग्रह था। ये 1975 ईस्वी में भारत ने इसे प्रक्षेपित किया था सोवियत संघ रूस के सहयोग से। सोवियत संघ रूस का जो रॉकेट था कॉस्मोस 3M रॉकेट, इसी रॉकेट से इस आर्यभट्ट का प्रक्षेपण किया गया था। ये आर्यभट्ट जो थे भारत के एक मशहूर गणितज्ञ थे और खगोल शास्त्री थे, जिनका जन्म हुआ था पटना के कुसुमपुर। पटना को तब कुसुमपुर कहा जाता था। पटना का दूसरा नाम कुसुमपुर भी है। तो पटना को जब कुसुमपुर कहा जाता था तो उसी कुसुमपुर में पटना में अर्थात आर्यभट्ट का जन्म हुआ था। आर्यभट्ट की एक प्रमुख पुस्तक है जिसका नाम है आर्यभट्टियम। आर्यभट्ट की प्रमुख पुस्तक है। इसी पुस्तक में आर्यभट्ट ने यह सिद्धांत दिया कि पृथ्वी अपनी अक्ष पर झुकी हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वे प्रजातियां जो विलुप्त होने के खतरे में हैं कहलाती हैं। तो जो प्रजातियां विलुप्त होने के खतरे में कहलाती हैं लुप्तप्राय प्रजातियां। लुप्तप्राय प्रजातियां, ये जो खतरा होता है किसी प्रजाति के लुप्त होने का जो डाटा जारी करता है वो IUCN जारी करता है। IUCN यह डाटा जारी करता है। IUCN की स्थापना हुई थी 1948 ईस्वी में। जब IUCN की बात हो रही है तो IUCN का मतलब होता है इंटरनेशनल यूनियन फॉर कंजर्वेशन ऑफ नेचर। इसका जो हेडक्वार्टर है IUCN का हेडक्वार्टर जो है यह ग्लैंड में है। IUCN का हेडक्वार्टर ग्लैंड में है और ग्लैंड है स्विट्जरलैंड में। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी योजना बिहार सरकार द्वारा गरीबी हटाने के लिए लागू की गई थी? तो बिहार सरकार के द्वारा गरीबी हटाने के लिए जो योजना लागू की गई थी उसे कहा जाता है जीविका योजना। यह जीविका योजना जो है यह विश्व बैंक की सहायता से बिहार में इसे संचालित किया जाता है। इस जीविका में लोग सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर, महिलाएं सेल्फ हेल्प ग्रुप बनाकर इस जीविका योजना में कार्य करती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सी गतिविधि किसी क्षेत्र में भूमि उपयोग को प्रभावित करती है? तो भूमि उपयोग को प्रभावित करने वाली गतिविधि है आर्थिक गतिविधि। आर्थिक गतिविधि भूमि उपयोग को प्रभावित करती है क्योंकि यह विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए भूमि का उपयोग किया जाता है। भूमि का उपयोग विभिन्न प्रकार के लाभ के लिए किया जाता है जो भूमि उपयोग को प्रभावित करती है, जबकि सामाजिक गतिविधि और भौतिक गतिविधि भूमि उपयोग को प्रभावित नहीं करती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वर्ष 2011 की जनगणना के अनुसार बिहार जनसंख्या का लगभग कितना भाग 25 वर्ष से कम आयु का है? तो बिहार जनसंख्या का लगभग 60% भाग 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या का है। अर्थात बिहार जो है जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में है। बिहार जो है जनसांख्यिकीय लाभांश की स्थिति में, बिहार का बहुत बड़ा जनसांख्यिकीय लाभांश। जनसांख्यिकीय लाभांश का अर्थ है कि बिहार का जो बहुत बड़ा कार्यबल बिहार के पास है और इसका बहुत बड़ा बिहार के पास एक उपभोक्ता बाजार भी है जो 25 वर्ष से कम आयु की जनसंख्या वाले लोग हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा संगठन सार्वजनिक क्षेत्र में
स्टील उत्पादन के लिए जिम्मेदार है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सेल बी, ऑप्शन नंबर बी अर्थात सेल। सेल सार्वजनिक उपक्रम की कंपनी है जो स्टील का उत्पादन करती है। अब दूसरा ऑप्शन है भेल, जो है यह भेल इलेक्ट्रिक सामानों का उत्पादन करती है, यह भी सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है। जबकि टिस्को जो है, टिस्को प्राइवेट क्षेत्र निजी क्षेत्र की कंपनी है और यह भी स्टील का उत्पादन करती है। किंतु सेल जो है यह सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है जो स्टील उत्पादन से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है लौह अयस्क के खदान का नाम बताइए जो लगभग 100% निर्यात इकाई है। तो 100% इन ऑप्शन में से 100% निर्यात इकाई वाला जो लौह अयस्क खदान है वह है कुद्रेमुख। कुद्रेमुख है कर्नाटक में स्थित है। कुद्रेमुख कहाँ स्थित है? कर्नाटक में स्थित है। दूसरा है रत्नागिरी, रत्नागिरी महाराष्ट्र में स्थित है। बस्तर जो है छत्तीसगढ़ में है। किंतु कुद्रेमुख जो कि कर्नाटक में स्थित है 100% निर्यात इकाई है यह लौह अयस्क का। नेक्स्ट क्वेश्चन है आमतौर पर औद्योगिक रूप से विकसित शहरी केंद्र निम्नलिखित में से किससे घिरे होते हैं? तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर सी, ये कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेशों से घिरे होते हैं। कृषि ग्रामीण भीतरी प्रदेश से घिरे होते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है उच्चतम श्रेणी की सड़कें जो अधिकतम 6 लेन या उससे ऊपर की होती हैं वे कहलाती हैं। तो वे कहलाती हैं एक्सप्रेसवेज। एक्सप्रेसवेज जो होती हैं हमेशा 6 लेन या उससे ऊपर की सड़कें होती हैं जो एक्सप्रेसवे कहलाती हैं। जबकि राष्ट्रीय राजमार्ग जो होती है ये 4 लेन भी होती है, 4 लेन 6 लेन या 8 लेन की होती है राष्ट्रीय राजमार्ग। जबकि एक्सप्रेसवे हमेशा 6 लेन से ऊपर की होती हैं। बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना कौन सी है? तो बिहार की प्रमुख बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो है यह कोसी नदी घाटी परियोजना बिहार की प्रमुख नदी घाटी परियोजना है। यह कोसी नदी घाटी परियोजना जो 1954 ईस्वी में इस परियोजना का शुभारंभ किया गया था। इस नदी घाटी परियोजना जो होती है बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना जो होती है जिसका उद्देश्य विभिन्न प्रकार का होता है जैसे सिंचाई, बिजली, बाढ़ नियंत्रण, जल आपूर्ति आदि में इन परियोजनाओं का उपयोग किया जाता है। तो कोसी नदी घाटी परियोजना जो है या इस पर कोसी नदी पर बांध बनाया गया था। कोसी नदी पर बैराज बनाया गया था नेपाल के भीमनगर में। कहाँ? नेपाल के भीमनगर में कोसी नदी पर बैराज बनाया गया था कोसी नदी घाटी परियोजना में। यह भारत और नेपाल की संयुक्त नदी घाटी परियोजना है। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत में गुलाबी क्रांति संबंधित है। तो गुलाबी क्रांति संबंधित है मीट उत्पादन से। गुलाबी क्रांति संबंधित है मीट उत्पादन से। दूध उत्पादन से संबंधित है श्वेत क्रांति और मधु क्रांति संबंधित है स्वर्ण उत्पादन से। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा एक भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार नहीं है? तो भारत की जैव विविधता में गिरावट के लिए वनीकरण से जैव विविधता में गिरावट नहीं होती है बल्कि जैव विविधता में वृद्धि होती है। तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए होगा। जबकि जंगल की आग और खनन गतिविधियां से वनों का नाश होता है और यह जैव विविधता में गिरावट के लिए जिम्मेदार होती हैं। तो वनीकरण अर्थात वन में वृद्धि करना ये जैव विविधता में गिरावट का कारण नहीं बनता है बल्कि जैव विविधता के लिए यह उपयोगी होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से कौन सा सामाजिक आंदोलन बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए कोई प्रतिरोध नहीं है? तो बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए प्रतिरोध नहीं है यह चिपको आंदोलन। चिपको आंदोलन से समझ में आता है यह चिपको आंदोलन जो है भारत के उत्तराखंड में यह प्रारंभ हुआ था। भारत के उत्तराखंड में चिपको आंदोलन 70 के दशक में प्रारंभ हुआ था जिसके जो इस चिपको आंदोलन के नेता थे हेमवंती नंदन बहुगुणा। यह जंगल को बचाने के लिए, वृक्षों को बचाने के लिए यह चिपको आंदोलन वहाँ चलाया गया था। यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था जिसमें हेमवंती नंदन बहुगुणे और उनके अनुयायियों ने जंगलों को, पेड़ों को बचाने के लिए जब पेड़ों का कटाई हो रहा था तो वो पेड़ से चिपक के खड़े हो जाते थे ताकि पेड़ को बचाया जा सके। तो चिपको आंदोलन उसी से संबंधित है। यह बहुउद्देशीय परियोजना के लिए कोई इसका प्रतिरोध नहीं है। जबकि नर्मदा बचाओ आंदोलन जो है यह मेधा पाटकर के द्वारा
ये चर्चा में आया था सरदार सरोवर बांध के लिए। जो गुजरात में सरदार सरोवर बांध बनाया जा रहा था, उस बांध के विरोध करने के लिए नर्मदा बचाओ आंदोलन चलाया गया था। टेहरी बांध आंदोलन जो था, यह उत्तराखंड में टेहरी डैम निर्माण हो रहा था, उसे रोकने के लिए टेहरी बांध आंदोलन चलाया गया था। तो ये बहुउद्देशीय परियोजनाओं के लिए प्रतिरोध था, अर्थात नर्मदा बचाओ आंदोलन, जो सरदार सरोवर बांध जो बनाया जा रहा था वो बहुउद्देशीय परियोजना से संबंधित था। टेहरी बांध भी बहुउद्देशीय परियोजनाओं से संबंधित था और इसे रोकने के लिए ये दोनों आंदोलन चलाए जा रहे थे। जबकि चिपको आंदोलन जो था, यह पर्यावरण से संबंधित आंदोलन था, वृक्षों को बचाने के लिए चलाया जा रहा था। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है। तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, वहनीयता। संसाधनों का भविष्य एवं वर्तमान के लिए सर्वोत्तम प्रयोग संबंधित है, जिसे वहनीयता से यह संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लेखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला पहला भारतीय राज्य कौन था? सही उत्तर ऑप्शन नंबर ए, बिहार राज्य था। सेंदाई फ्रेमवर्क समझौते के तहत उल्लेखित सिफारिशों और अभ्यासों का पालन करने वाला। जब सेंदाई फ्रेमवर्क की बात हो रही है तो यह फ्रेमवर्क जो जापान के सेंदाई शहर में वर्ष 2015 में इसे सेंदाई फ्रेमवर्क को अपनाया गया था। यह आपदा जोखिम न्यूनीकरण से संबंधित है, जिसमें आपदा से नुकसान को कम करने तथा लोगों को सुरक्षित रखने के लिए यह सेंदाई फ्रेमवर्क अपनाया गया था। इसमें जो था, ये 7 वैश्विक लक्ष्य तय किए गए थे सेंदाई फ्रेमवर्क के अंतर्गत, और जिसे वर्ष 2030 तक इन लक्ष्यों को प्राप्त करने की बात कही गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी भारत की सबसे बड़ी और पुरानी सड़क है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, ग्रैंड ट्रंक रोड। जैसे भारत की सबसे बड़ी, निम्नलिखित में से भारत की सबसे पुरानी सड़क माना जाता है। यह 3655 किलोमीटर लंबी है ग्रैंड ट्रंक रोड, जो कि मौर्य प्रशासन के समय इस ग्रैंड ट्रंक रोड को मौर्य प्रशासन के समय इसे उत्तरापथ कहा जाता था। क्या कहा जाता था? उत्तरापथ कहा जाता था मौर्य प्रशासन के समय। यह जो था ग्रैंड ट्रंक रोड, यह बांग्लादेश के चटगांव से अफगानिस्तान के काबुल तक यह फैला हुआ था। इसे बाद में शेर शाह ने इसका जो ग्रैंड ट्रंक रोड का मरम्मत कराया था। इस ग्रैंड ट्रंक रोड को भारत का सिल्क रूट भी कहा जाता था। भारत का सिल्क रूट भी कहा जाता है ग्रैंड ट्रंक रोड को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वह नदी जो भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है, किस नदी पर भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है? तो यह बनाया गया है सतलुज नदी पर। सतलुज नदी जो कि पंजाब में सतलुज नदी पर भाखड़ा नांगल नदी घाटी परियोजना बनाया गया है। यह जो सतलुज नदी पर 2 डैम बनाया गया, भाखड़ा डैम और नांगल डैम। तो इस दोनों को मिलाकर भाखड़ा नांगल परियोजना इसे नाम दिया गया। यह एशिया की दूसरी सबसे बड़ी गुरुत्वीय डैम है भाखड़ा नांगल डैम। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश कौन सा है? तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, बिहार। बिहार जो है यह पाइराइट का अग्रणी उत्पादक प्रदेश है, अर्थात विश्व के कुल पाइराइट उत्पादन का 95% पाइराइट उत्पादन बिहार में किया जाता है। इसे मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। पाइराइट को क्या कहा जाता है? मूर्खों का सोना भी कहा जाता है। यह जो होता है, यह सल्फ्यूरिक एसिड बनाने में इसका उपयोग किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा एक निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है? तो मानव चेहरे का नुकसान निजी संपत्ति का नुकसान है। सद्गुणों की परिचारिका, यह निजी संपत्ति का नुकसान नहीं है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। जबकि भौतिकवाद भी एक निजी संपत्ति से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस दशक में भारत में राशनिंग व्यवस्था को शुरू किया गया था? तो भारत में राशनिंग व्यवस्था जो शुरू हुआ था 1940 के दशक में शुरू हुआ था राशनिंग व्यवस्था, जिसे पीडीएस प्रणाली भी कहा जाता है। पीडीएस प्रणाली कहा जाता है। यह जो 1940 में राशनिंग व्यवस्था पीडीएस व्यवस्था शुरू हुई थी, सबसे पहले बंगाल में शुरू हुई थी। बंगाल में एक बहुत ही भीषण अकाल पड़ा था। उसी बंगाल में भीषण अकाल के समय 1940 में राशनिंग व्यवस्था शुरू की गई थी। स्वर्णिम चतुर्भुज निम्नलिखित में से किन शहरों को जोड़ता है? स्वर्णिम चतुर्भुज योजना जो है, यह
भारत के जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे, उन्हीं के समय में चलाई गई परियोजना थी स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना। इसके अंतर्गत भारत के 4 महानगरों को आपस में जोड़ा गया था। वे 4 महानगर थे मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता। मुंबई, चेन्नई, दिल्ली और कोलकाता, इन चारों महानगरों को इस स्वर्णिम चतुर्भुज परियोजना के तहत आपस में जोड़ा गया था। इसके अंतर्गत 13,150 किलोमीटर लंबी सड़क बनाई गई थी, जो इन चारों शहरों को आपस में जोड़ती थी। और यह जो परियोजना चलाई गई थी वर्ष 2001 में, जब प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी थे भारत में, तब चलाई गई थी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, औद्योगिकीकरण के कारण निम्नलिखित में से कौन सी असमानताएं कम हो रही हैं? तो औद्योगिकीकरण के से जो असमानता होती है, वो सामाजिक असमानता कम होती है और आर्थिक असमानता भी कम होती है, इसलिए सही होगा उपयुक्त में से एक से अधिक। समुद्री जल से विद्युत शक्ति उत्पन्न करने की निम्नलिखित में से कौन सी विधि अधिक फायदे वाली होती है? तो समुद्री जल से जो विद्युत शक्ति उत्पन्न की जाती है, वह जो होता है ऑप्शन नंबर सी, ज्वारीय शक्ति से विद्युत शक्ति उत्पन्न करना जो सबसे अधिक फायदेमंद होता है, क्योंकि यह ज्वार भट्टा जो होता है, यह लगातार चलने वाली प्रक्रिया है समुद्रों में। यह हमेशा ज्वार भट्टा आता रहता है, जिससे बिजली बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है? तो सही उत्तर हो जाएगा मौजूदा मानव संसाधन का विश्लेषण, यह मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है। मानव संसाधन योजना का कार्यान्वयन भी संबंधित है, और मानवों की भर्ती अर्थात इनका रोजगार देना भी मानव संसाधन नियोजन से संबंधित है, इसलिए सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया। तो इरेडा भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया है, लेकिन क्यों किया गया है? इरेडा जो है यह इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी है। इरेडा मतलब इंडियन रिन्यूएबल एनर्जी डेवलपमेंट एजेंसी, अर्थात यह ऊर्जा से संबंधित है, ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित है। यह अक्षय ऊर्जा और दक्ष ऊर्जा से संबंधित है। तो इरेडा की स्थापना हुई थी 1987 ईस्वी में। तो भारत सरकार द्वारा विकसित किया गया था। किस लिए विकसित किया गया था? तो इनमें से होगा, इनमें से कोई नहीं, क्योंकि यह ऊर्जा क्षेत्र से संबंधित और दक्ष ऊर्जा से संबंधित है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पश्चिम बंगाल में निम्नलिखित गैर धात्विक खनिज का भंडार है। तो पश्चिम बंगाल में जो है यह चूना और चूना पत्थर का भंडार है। पश्चिम बंगाल के बीरभूम जिला में और बांकुड़ा जिला में, बीरभूम और बांकुड़ा आदि जिला में पश्चिम बंगाल में गैर धात्विक खनिज जो होता है, यह चूना पत्थर और चूना का भंडार है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, राजस्थान का खेतड़ी खाद्यान्न प्रसिद्ध है। तो राजस्थान का जो खेतड़ी खाद्यान्न प्रसिद्ध है, यह तांबा उत्पादन के लिए प्रसिद्ध है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा एक कवक मुर्गी रोग है? तो कवक मुर्गी रोग है कैंडिडियासिस एक कवक मुर्गी रोग है, यह खुजली से संबंधित रोग है। दूसरा है फाउल पॉक्स है जो मुर्गी की बीमारी से, फाउल पॉक्स भी है, यह मुर्गी की बीमारी है। रानीखेत जो है, यह मुर्गी में वायरस से होने वाली बीमारी है रानीखेत, जिसमें क्या होता है, मुर्गियां अंडा देना बंद कर देती हैं। रानीखेत बीमारी जब मुर्गी को हो जाती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, बिहार का सबसे प्रसिद्ध फल क्या है? तो बिहार का जो सबसे प्रसिद्ध फल है लीची है। या लीची जो है यह मुजफ्फरपुर से संबंधित है लीची। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किस प्रक्रिया को मृदा पलवार कहते हैं? तो मृदा पलवार कहा जाता है नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना, जिससे क्या होता है, जमीन को जब कार्बनिक पदार्थों की परत से ढका जाता है तो भूमि जो क्या होता है, नमी बनाए रखता है, खरपतवार को नियंत्रित करता है और पोषक तत्व बनाए रखता है। तो मृदा पलवार संबंधित है नंगी जमीन को कार्बनिक पदार्थों की परत से ढकना। नेक्स्ट क्वेश्चन है, कौन सा घटक सब स्टेशन को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जहां बिजली वितरित की जाती है? तो इसे जोड़ता है फीडर जो है, यह सब स्टेशनों को उन क्षेत्रों से जोड़ता है जिससे बिजली वितरण की जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, तालाबों, टैंकों एवं कृत्रिम जलाशयों में मछली पालन और प्रजनन को जाना जाता है। तो यह जाना जाता है मत्स्य पालन के नाम से। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न प्रदेशों में भारत का कौन सा एक प्रदेश सबसे बड़ा तांबा उत्पादक है?
तो सही उत्तर ऑप्शन नंबर बी मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश भारत का सबसे बड़ा तांबा उत्पादक राज्य है। धन्यवाद।